सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और मैं आप सबका अपने संक्षिप्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, मददगार होगा आपकी पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद होने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं अपने पिछले कुछ दिनों से अपने वीडियो में मापन तथा मूल्यांकन में नवाचार चैप्टर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स के विषय के अंतर्गत मैं चर्चा कर रही हूँ। उसी कड़ी, उसी श्रृंखला, उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर की एक नई विषय के बारे में चर्चा करूंगी, जो है सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रमाणीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। तो चलिए इसको जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि ये है क्या, इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या है तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख आधार शिक्षण, अधिगम एवं परीक्षा है। यानी टीचिंग जो प्रोसेस, उसके 3 प्रमुख पिलर कौन कौन से हैं। शिक्षण यानी शिक्षा प्रोवाइड करना, अधिगम यानी सीखना जो बालक करता है, और शिक्षण कौन प्रोवाइड करता है, टीचर करता है, तथा परीक्षा जो हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है, हमारी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं, तो वो परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगर इनमें से कोई भी एक आधार कमजोर होता है तो उसका दुष्परिणाम शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर पड़ना स्वाभाविक ही है और परिणामतः संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। यानी कि शिक्षण, अधिगम एवं परीक्षा ये शिक्षा के 3 पिलर हैं, शिक्षा प्रक्रिया के आधार हैं, उसके स्तंभ हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कमजोर पड़ता है तो यह पूरी शिक्षण व्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक सुधार के लिए स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने परीक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए उनमें सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। तो क्या हुआ, शैक्षिक सुधार के लिए यानी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों यानी कमेटी एवं कमीशन ने परीक्षा प्रणाली की जो हमारी परीक्षा सिस्टम था, एग्जामिनेशन सिस्टम था, परीक्षा प्रणाली थी, उसकी आलोचना करते हुए उसमें सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। परंतु खेद का विषय है कि आजादी के 50 वर्षों के उपरांत भी हमारी परीक्षा प्रणाली अभी तक मूलतः उस स्वरूप में है जो अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी। यानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो मूलतः किस स्वरूप में, इसकी प्रकृति क्या है, जो अंग्रेजों से हमें प्राप्त हुई थी। अनुचित तरीकों के प्रयोग के बढ़ावे ने उसे और भी अधिक संक्रमित कर दिया। यानी कि अनुचित तरीकों से जो हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते आए हैं उसने उसको क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। विभिन्न आयोगों तथा समितियों के द्वारा दिए गए सुझावों को यदा कदा छुटपुट स्तर पर लागू करने से परीक्षा प्रणाली के मूल स्वरूप पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है। विभिन्न आयोग जो गठित हुए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तथा समितियां जो गठित हुई थी, उनके दिए गए सुझाव को यदा कदा छुटपुट स्तर पर लागू करने से परीक्षा प्रणाली के मूल स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा, यहीं पर मैं इस बात को भी अंडरलाइन करना चाहूंगी कि अब हम जिस जनरेशन में हैं, जिस 2026 में वर्ष में हमने प्रवेश किया है, तो हमारा NEP 2020 लागू हो चुका है। उसके हिसाब से सिलेबस हमारे हल्के चेंज हुए हैं और जो उनमें मूलभूत सुधार होना था वो हुआ है। तो चलिए इसको आगे बढ़ के समझते हैं। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी परीक्षाओं का प्रमाणीकृत न होना है, जिसके कारण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणामों को अन्य संस्थाओं के समक्ष स्वीकार करने में कठिनाई होती है। वर्तमान जो परीक्षा हमारी व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी उसकी क्या है, प्रमाणीकृत न होना है, जिसके कारण विभिन्न संस्थाओं द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणामों को संस्थाओं के समकक्ष स्वीकार करने में कठिनाई होती है। प्रायः भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा परीक्षाओं में भिन्न भिन्न मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हम जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग संस्था में छात्र पढ़ता है तो उसमें भिन्न भिन्न मापदंड है। उसके जो परिणाम जो आ रहे हैं उस संस्थाओं
के समकक्ष स्वीकार करने में कठिनाई होती है। प्रायः भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा परीक्षाओं में जो भिन्न भिन्न मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। जब तक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित परीक्षाओं को प्रमाणीकृत करके उनमें समतुल्यता दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा को एक ऐसे गुण नियंत्रण साधक के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी जो स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रव्यापी परीक्षण आयोजित कर सके, जिससे योग्यता की तुलनीयता एवं स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने के लिए मानक तैयार किए जा सकें। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हमारी संभवतः जो हम इसी दृष्टिकोण से जो नई शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा को एक ऐसे गुण नियंत्रक साधक के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी, आज जबकि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, उसमें कई सुधार किए गए हैं। निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमें आने वाले अपने भावी जीवन में शिक्षकों, छात्रों एवं जो अधिगम करता है उनको बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो इस प्रकार से ये तब की बात थी कि स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रव्यापी जो परीक्षण आयोजित कर सके, ऐसी शिक्षा नीति हमें बनानी चाहिए। तो वस्तुतः छात्रों को विद्यालयी निष्पत्ति का मापन करने के लिए परीक्षाओं का प्रमाणीकरण अत्यंत आवश्यक है। प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रमाणीकरण हैं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूंगी, क्योंकि इकट्ठा उस पर अभी डिस्कस करने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा और बोझिल हो जाएगा। तो पहला क्या है प्रमाणीकरण? प्रश्न पत्र निर्माण का मानकीकरण। दूसरा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मानकीकरण। तीसरा है परीक्षा परिणामों की प्रस्तुति का प्रमाणीकरण टॉपिक है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये आज का मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट विषय के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।